प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कानून, जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसी कानून में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया गया और अधिकांश तो अभी भी जेल में ही है। केंद्र की एजेंसियों के निशाने पर विपक्ष के नेता ही दिखाई दे रहे हैं और अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई होगी। आप नेता संजय सिंह ने तो सीधे पीएम को ही घेर लिया है और कहा है कि उन्हें अलग अलग थानों के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। संजय सिंह के इसी दावे को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे सवालों में घिरती बीजेपी की। पीएमएलए कानून का शिकार सबसे ज्यादा विपक्षी दल बन रहे हैं। दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कई नेता ईडी के निशाने पर हैं, जिसे पीएमएलए कानून ने बहुत ताकत दे दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तो अभी भी जेल में ही है। इसे लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये कानून ऐसा ही है, अब एक बार आरोप लग गए, गिरफ्तारी हो जाए तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। ये कानून ऐसा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर कोई भी इससे नहीं बच सकता। अगर पंजाब और केरल में प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो गया या पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उनके खिलाफ शिकायत हो गई, तो फिर उनको भी थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस कानून में प्रधानमंत्री को कोई छूट नहीं है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे ऐसा होगा ये जरूर मुश्किल है, क्योंकि ईडी केंद्र की जांच एजेंसी है और केंद्र के किसी भी बड़े नेता पर उसने कोई कार्रवाई की है, ये शायद ईडी के अधिकारी भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे में क्या पीएम के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी? लेकिन सत्ता बदली तो संजय सिंह ने तो संकेत साफ दे दिए हैं कि थानों के चक्कर लगाने वालों के चेहरे बदलते देर नहीं लगनी है। वैसे सवाल ईडी पर, अधिकांश मामलों में ईडी के पास सबूत ही नहीं थे। हाँ, पीएमएलए कानून का डर जरूर नेताओं के अंदर है और इसी के चलते तमाम विपक्षी नेताओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 से पहले ईडी की कार्रवाई में भेदभाव के आरोप कम ही लगते थे, क्योंकि ईडी की राजनीतिक कार्रवाइयों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों का हिस्सा 50 से 60% के बीच ही रहता था। लेकिन मोदी राज में ये 95% तक पहुंच गया है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी पार्टियों को तोड़ने में ईडी का इस्तेमाल करती है और इसका सबूत 2014 में ईडी की कार्रवाई में ही छुपा है। 2014 के बाद ईडी ने कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 ऐसे नेताओं पर कार्रवाई, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से 1-1 नेता शामिल हैं। इन 25 नेताओं में 3 को ईडी के मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। 20 के खिलाफ जांच धीमी या ये कहें कि ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। सिर्फ 2 के गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजित पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। इसके बाद अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले बंद हो गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ मामले, जब अधिकारी टीएमसी में थे तो जांच एजेंसियां उन्हें परेशान करती थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। 25 मामलों में से केवल 2 में कार्रवाई नहीं रुकी। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी का नाम शामिल है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ भी ईडी को ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए ईडी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ज्योति मिर्धा को तो बीजेपी ने राजस्थान की नागौर सीट से टिकट भी दे दिया है, यानी चुनावों में उन्हें कोई समन भी नहीं मिलना है। लेकिन समन का ये खेल जल्दी ही पलट भी सकता है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। उसे केंद्र सरकार के इशारे पर काम नहीं करने की सलाह देता रहा है, लेकिन कोर्ट की सलाह का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो बीजेपी और यहां तक कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को भी सीधे चेतावनी दे चुके हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे भूला नहीं जाएगा, एक एक बात का पूरा हिसाब किया जाएगा। यानी जो नेता ये सोचकर चैन की नींद सो रहे हैं कि ईडी के शिकंजे से वो बच गए हैं, उनकी नींद चुनाव परिणाम के बाद हराम हो सकती है। लोकसभा चुनावों में अगर बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसली तो फिर बीजेपी के अंदर ही बगावत होने की सबसे ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी हिसाब रखने की बात कर रहे हैं, तो संजय सिंह ने तो यहां तक संकेत दे दिया है कि पीएम मोदी पर अगर मामले दर्ज हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग जगह से समन आएंगे और उन्हें पेश होना पड़ेगा। वैसे बीजेपी अगर चुनाव हार जाती है तो मोदी पीएम ही नहीं रह पाएंगे और जो नेता अभी ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई है। उनकी मुसीबत एक बार फिर बढ़ जाएगी। सरकार बदलेगी तो केंद्र की जांच एजेंसियों का नजरिया भी बदल जाएगा। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा है, यानी विपक्षी दलों के जो नेता अभी जेल में बंद हैं, वो छूटकर बाहर आ जाएंगे और इस समय सत्ता में बैठी पार्टी के जो नेता जांच का सामना कर रहे हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। बीजेपी के कई नेताओं पर तो गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन ना तो मामला दर्ज हुआ और ना ही किसी तरह की कार्रवाई हुई है। उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होना तय माना जा रहा है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम के नाम भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस चुनावों पर बना हुआ है और इस बार केंद्र की जांच एजेंसियां भी चुनावी मुद्दा बन चुकी हैं। विपक्ष तो लगातार निशाना साध ही रहा है, जनता के बीच भी इसे लेकर चर्चा चल रही है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट